I am Rajeshwar, and today we are discussing about an Western philosopher G.E. Moore. G.E. Moore का जो वस्तुवाद है, रियलिज्म है, इस रियलिज्म पर हम लोग बात करेंगे और रियलिज्म को समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में जो G.E. मूर हैं, इन्होंने एक विश्लेषण पद्धति को जन्म दिया और विश्लेषण पद्धति को इन्होंने एनालिटिकल फॉर्म में दर्शाते हुए कहा कि जो हमारी दर्शन में समझ की समस्या है, हम बातों को समझ नहीं पाते हैं, किसी को बिना समझे क्रिटिसाइज कर देते हैं, आलोचना कर देते हैं। कहीं इसका कारण हमारा भाषा तो नहीं है, हमारा लैंग्वेज तो नहीं है, कहीं भाषाई समस्याएं तो हम लोग नई भाषाई समस्या के कारण तो नहीं इसको समझ पा रहे हैं। ऐसा तो G.E. मूर का कहना है कि भाषाई समस्या के कारण, भाषा की समस्या के कारण भी इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है ना। और भाषाई समस्या को उन्होंने दर्शन के संदर्भ में कहा कि जो विश्लेषण पद्धति है, एनालिटिकल पार्ट है दर्शन का, वो भाषा की समस्या के कारण भी पैदा हो सकती है। और इसी आधार पर हम कहेंगे कि जो G.E. मूर हैं, ये इंग्लैंड निवासी हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इनके विषय में थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये G.E. मूर हैं, जॉर्ज एडवर्ड मूर, इनका पूरा नाम है जॉर्ज एडवर्ड मूर। ठीक है, 4 नवंबर 1873 में इनका जन्म हुआ था। 24 अक्टूबर 1958 में 84 साल की उम्र में इनका डेथ हो गया। और इस प्रकार से इनका अन्य नाम क्या है, मूर के नाम से जानते हैं। इनको बिल के नाम से भी पुकारा करते थे। और इन्होंने विशेषकर जो वस्तुवाद है, रियलिज्म है, इस रियलिज्म पर, वस्तुवाद पर अपना विवेचना इन्होंने दिया है। चूंकि G.E. मूर इंग्लैंड के निवासी थे, उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में विश्लेषण पद्धति को अधिक महत्व दिया और विश्लेषण की पद्धति को महत्व देते हुए उन्होंने जो दर्शन की मुख्य समस्या है, दर्शन को विश्लेषण करने की मुख्य समस्या है, उस मुख्य समस्या का कारण किसे माना, भाषा को, लैंग्वेज को। कि लैंग्वेज के कारण ही, लैंग्वेज की अस्पष्टता के कारण ही या लैंग्वेज की समझ के कारण ही हम किसी भी दर्शन को, किसी भी मत को, किसी भी विचारधारा को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो G.E. मूर हैं, G.E. मूर ने वस्तुवाद को किस प्रकार से समझाने का प्रयास किया, रियलिज्म को किस प्रकार से समझाने का प्रयास किया। 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन में प्रत्ययवाद के विरोध में, किसका विरोध हो रहा है, प्रत्ययवाद का, यानी आइडियलिज्म का विरोध हो रहा है। तो रियलिज्म क्या है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से इसे सुनिएगा, समझिएगा। 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन में प्रत्ययवाद का विरोध प्रारंभ हो जाता है। प्रत्ययवाद या यथार्थवाद आप इसे कह सकते हैं। रियलिज्म को समझाने के लिए इन्होंने प्रत्ययवाद, आइडियलिस्टिक मेटाफिजिक्स, प्रत्ययवादी तत्वमीमांसा का खंडन करना प्रारंभ किया। और आइडियलिस्टिक मेटाफिजिक्स, प्रत्ययवादी तत्वमीमांसा का खंडन करते हुए G.E. मूर कहते हैं कि जो हमारा जन्मजात प्रत्यय है, जन्मजात जो अवधारणा है, इसका खंडन करना आवश्यक है। जन्मजात जो भी हम लोगों ने सीख लिया है, केवल उसी को हम लोग सत्य मानते हैं, हमारा संस्कार बन बैठा है। और संस्कार से जो हमने जन्मजात सीखा है, जन्म के साथ साथ हमने सीखा है, उससे हम अलग नहीं हो पाते, उसी को यथार्थ मान लेते हैं। तो इस समस्या का निराकरण आवश्यक है, इस समस्या से हमें उबरने की आवश्यकता है। इस बात को G.E. मूर समझाते हुए कहते हैं कि आइडियलिस्टिक जो मेटाफिजिक्स है, प्रत्ययवादी तत्वमीमांसा है, यह सार्वभौम नहीं हो सकता, यूनिवर्सल नहीं हो सकता, इसका मैं खंडन करता हूं। इस प्रकार से इन्होंने आइडियलिस्टिक मेटाफिजिक्स का, प्रत्ययवादी विचारधारा का खंडन करना प्रारंभ किया। और किसके पक्ष में आगे बढ़ने लगे, तो हम देखते हैं कि सहज ज्ञान और उसके यथार्थवाद पर इनका फोकस अधिक बढ़ने लग गया।
कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन में प्रत्ययवाद का विरोध प्रारंभ हुआ। प्रत्ययवाद के तहत हम देखें तो प्रत्ययवाद या आइडियलिस्टिक मेटाफिजिक्स यथार्थवाद को जन्म दिया गया और इसका खंडन किया गया। साथ ही साथ मूल प्रत्यय के स्थान पर सहज ज्ञान और उसके यथार्थवाद, सहज ज्ञान और यथार्थवाद पर अधिक बल देने लग गए। उन्हें यह बात बड़ी ही विचित्र लगी थी कि जो संशयवादी प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं, संशयवादी और प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं, क्या उनका विचार सामान्य बुद्धि के विश्वासों पर आधारित है या इसके विरुद्ध है। तो उन्होंने देखा कि दर्शन में यही प्रवृत्ति जब शिखर अवस्था पर पहुंच गई है, तो उन्होंने यह भी देखा कि प्रत्ययवादियों ने जिस प्रकार से अपने गुण और जटिल विचारों को इस शिखर तक पहुंचाया है और इसे ही एकमात्र सत्य माना है, तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि जो बुद्धिवादी विचारधारा के लोग हैं उनकी बातें तो सत्य लगती हैं, बुद्धि से प्राप्त ज्ञान भी असहज नहीं हो सकता। तो जिस तरह से आप आइडियलिस्टिक विचारधारा या फिर जो भी प्रत्ययवादी तत्वमीमांसा है इसी को सार्वभौम सत्य मानते हैं, यह निश्चित रूप से पूर्ण सत्य नहीं हो सकता, यह विवाद का विषय बन सकता है। इसी कारण से मूर जो है प्रत्ययवादियों के तर्क जाल में न फंस करके, प्रत्ययवादियों का जो तर्क जाल है उसमें न फंस करके सहज प्रवृत्ति से अपने सहज और सरल ज्ञान को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इसलिए उनके दर्शन में हम देखते हैं कि तर्क को ज्ञान का साधन मान लिया जाता है, जो सामान्य बुद्धि के विरोध वाले विश्वासों के खिलाफ हैं। वे सामान्य बुद्धि का जो विश्वास है के खिलाफ विचारों को अमान्य कह देते हैं और साथ ही साथ मूर इस बात पर बिलीव करते हैं कि जो सामान्य और सहज ज्ञान है यह केवल बुद्धिवादी विचारधारा या प्रत्ययवादी विचारधारा का जन्म मतलब कि से प्राप्त हुआ ज्ञान नहीं है, बल्कि हम सामान्य रूप से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं हमारे इंद्रियों के माध्यम से हो, तर्क बुद्धिवाद के माध्यम से हो, चाहे बुद्धि के माध्यम से हो या तर्क के माध्यम से हो, जो भी हमें सेंसेशन के माध्यम से ही क्यों ना हो, जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह सहज ही हो रहा है, उसमें किसी प्रकार का तत्वमीमांसीय या केवल तर्क बुद्धिवादी विचारधारा का होना अनिवार्य तत्व नहीं है। तो इस प्रकार की बात को इन्होंने मूल रूप से अधिक फोकस किया। आगे चल करके सहज बुद्धि का समर्थन करते हुए ये कहते हैं कि सहज बुद्धि का तो वैसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, सहज बुद्धि को एकाएक डिस्क्राइब आप कर नहीं सकते, इसका कोई लॉजिकल ऐसा तर्क नहीं है कि आप सहज बुद्धि को किसी पॉइंट को लेकर के आप उसको जो है परिभाषित कर पाए। लेकिन सहज बुद्धि का समर्थन ये करते हैं, डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस, सहज बुद्धि का समर्थन करते हुए कहते हैं कि भाई इनका 2 बुक है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने 2 बुक लिखे थे। कौन कौन से 2 बुक थे देखिएगा, एक तो अ डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस, अ डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस पहला बुक, और दूसरा बुक है प्रूफ ऑफ अन एक्सटर्नल वर्ल्ड। इसके अलावा भी बहुत सारे बुक हैं, लेकिन ये 2 प्रमुख बुक हैं इनके दर्शन से संबंधित, अ डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस, प्रूफ ऑफ अन एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो इन्होंने इस बुक में प्रतिपादन किया वस्तुवाद, यथार्थवाद या वास्तववाद, जो वास्तव में हमको समझ में आता है, जो यथार्थ है, जिस पर किसी प्रकार का कोई लॉजिकल या तर्क बुद्धिवाद के माध्यम से किसी प्रकार से जिसका विरोध नहीं किया जा सकता, ऐसे ज्ञान को ही इन्होंने सहज बुद्धि माना, उसी को इन्होंने स्वीकार किया। तो कॉमन सेंस क्या है, सामान्य सहज ज्ञान क्या है, तो सामान्य या सहज ज्ञान के विषय में इन्होंने 2 प्रमुख बातें कही थी। सामान्य या सहज ज्ञान के विषय में इन्होंने 2 प्रमुख बातें कही थी। तो अपनी लिस्ट में, अपने सूची में इन्होंने 2 सूचियों को प्रिफर किया। पहला सूची में इन्होंने कहा जो मेरे संबंध में है, इनकी अवधारणा जो है ना, सहज ज्ञान या सामान्य ज्ञान और सामान्य सहज ज्ञान या कॉमन सेंस के संदर्भ में इन्होंने जो अवधारणा दिया, इस अवधारणा में इन्होंने 2 सूचियों पर विशेष फोकस किया। पहली सूची कहती है जो मेरे संबंध में है। मेरे संबंध में क्या हो सकता है, मेरे संबंध में हो सकता है मुझसे संबंधित अनुभव। मेरे संबंध में क्या हो सकता है, मुझसे संबंधित अनुभव। मेरा एक शरीर है, मैं पैरों से चलता हूं, मेरा एक शरीर है, मैं पैरों से चलता हूं, यह सामान्य सहज बुद्धि ज्ञान से संबंधित है। तो मेरा
जो मेरे से संबंधित है। पहला क्या हो गया, जो मेरे से संबंधित है, ये कॉन्सेप्ट है इनका पहला, जो मेरे से संबंधित है। जैसे मुझसे संबंधित अनुभव, मुझसे संबंधित अनुभव मतलब ये मेरा हाथ है, मैं इस हाथ से लिखता हूं, ये मेरे पैर हैं, मैं अपने पैरों से चलता हूं, मेरे संबंध में। और जो मेरे संबंध में है उसका दूसरा पक्ष क्या हो सकता है, जो वस्तुओं के मेरे अनुभव से संबंधित है, जो वस्तुओं के मेरे अनुभव से संबंधित है। यह कॉपी है जिसमें ताजमहल पेंटिंग है। कहने का मतलब यह है जो वस्तुओं का मेरे अनुभव से संबंधित है। ये पेन है जिससे मैं लिखता हूं, या पेन है जिससे मैं लिखता हूं। तो वस्तु का मेरे अनुभव से संबंधित, इस वस्तु का मेरे अनुभव से संबंधित यह पेन है जिससे मैं लिखता हूं। तो ये वस्तु है और वस्तु का मेरे संबंध में अनुभव क्या है, मैंने इसको कैसे अनुभव किया है कि इस वस्तु का अनुभव यह है कि इससे मैं लिखता हूं। या फिर मेरे पास एक कॉपी है, कॉपी में कोई चित्र छपा है, जैसे ताजमहल का ही छपा है, तो मैं कहता हूं यह कॉपी है, इस कॉपी में ताजमहल छपा हुआ है। तो सामान्य सहज ज्ञान के समर्थन में, कॉमन सेंस के समर्थन में जी.ई. मूर ने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। अवधारणा में इन्होंने दो सूचियों पर विशेष बल दिया। दो सूचियां कौन कौन सी हैं, पहला है जो मेरे संबंध में है और दूसरा जो दूसरों के अनुभव के संबंध में है। तो हमने देखा जो मेरे संबंध में है, जो मेरे संबंध में है, मेरे ज्ञान मेरे अनुभव के संबंध में है, तो उसके लिए विशेषकर इन्होंने कहा कि जो मुझसे संबंधित अनुभव, जो मुझसे संबंधित अनुभव है, जैसे यह मेरा हाथ है, इस हाथ से मैं काम करता हूं, यह मेरा पैर है, इस पैर से मैं चलता हूं, मैं कुछ कार्य करता हूं। जो वस्तुओं का मेरे अनुभव से संबंधित है, यह पेन है, इस पेन से मैं लिखता हूं, है ना, यह डिजिटल बोर्ड है, इस डिजिटल बोर्ड में मैं पढ़ाता हूं। तो वस्तु है, लेकिन वस्तु का मेरे अनुभव से कुछ ना कुछ संबंध है, तो इसकी व्याख्या कर रहा है। कुल मिलाकर के जो मेरे संबंध में है उससे व्याख्या कर रहा है, चाहे मैं ही क्यों ना रहूं या मेरे द्वारा संबंधित कोई वस्तु ही क्यों ना रहे। दूसरी बात, जो दूसरों के अनुभव के संबंध में है, इसका मतलब क्या समझे, जो दूसरों के अनुभव के संबंध में है, इसका मतलब क्या है कि मैं, कोई दूसरा और अनुभव, दोनों में निश्चयात्मकता होगी, दोनों में कहीं ना कहीं एक तारतम्य होगा, एक जुड़ाव होगा, अंतर नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जो मैं अनुभव करता हूं वही दूसरा भी अनुभव कर सकता है। अनुभव में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, अनुभव में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। इसी को कहा गया कि मैं और दूसरे में, मैं और दूसरे में दोनों में क्या होगा, एक निश्चयात्मकता होगी, है ना। और दोनों में कैसे निश्चयात्मकता होगी, अनुभव की निश्चयात्मकता होगी, अनुभव रूपी निश्चयात्मकता होगी। इसी अनुभव रूपी निश्चयात्मकता को सामान्य सहज ज्ञान से संबंधित तथ्य इन्होंने दूसरी सूची में शामिल किया। ठीक, तो बात समझ में आया होगा। जो दूसरों के अनुभव के संबंध में है, कहने का मतलब क्या है, चाहे मैं रहूं चाहे दूसरा रहे, अगर दोनों की जो अनुभव है, अब ये पेन है तो पेन का काम चाहे मैं रहूं चाहे कोई दूसरा रहे, पेन का वास्तविक काम क्या है, लिखना। तो मेरे संबंध में अगर इस वस्तु का जो अनुभव है वह भी लिखने का होगा, कोई दूसरे के जीवन में यह वस्तु का जो अनुभव रहेगा वह भी क्या होगा, लिखने का होगा। यानी कि चाहे मैं रहूं चाहे अन्य रहे, जो अनुभव होगा उस अनुभव में सर्टिनिटी रहेगी, निश्चयात्मकता रहेगी। ठीक है, इसी को क्या कहा गया है, सामान्य सहज ज्ञान के बुद्धि के संदर्भ में जो दूसरों के अनुभव के संबंध में है या जो मेरे अनुभव के संबंध में है। ठीक, उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आया होगा। अब देखो, सहज बुद्धि के विश्वासों की विशेषताएं, सहज बुद्धि के विश्वासों की विशेषताएं, तो इसमें आपको विशेषताओं को भी समझने की आवश्यकता है। यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, और प्रश्न क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपका बनेगा कि सहज बुद्धि के विश्वासों की विशेषताओं की व्याख्या करें। सहज बुद्धि के विश्वासों की विशेषताओं पर आप व्याख्या करें, ये आपका प्रश्न बनता है। तो आप कहेंगे कि इसका समर्थन सभी के संदर्भ में सामान्य बुद्धि वाले वयस्क करते हैं, है ना। इसमें आप कहिएगा कि इसका समर्थन सभी सामान्य बुद्धि वाले वयस्क करते हैं। इसका समर्थन सभी सामान्य बुद्धि वाले वयस्क करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा। सहज बुद्धि का समर्थन
सामान्य बुद्धि वाले वयस्क करते हैं, इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का स्पष्ट मतलब यही है कि बच्चा या फिर जिसका कॉमन सेंस नहीं है, जो मेच्योर नहीं हुआ है अभी तक, तो जो भी जिसके अंदर मेच्योरिटी नहीं आया है, तो जो मेच्योर नहीं हुआ है वो नहीं समझ पाएगा इस बातों को, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी मेच्योरिटी है, थोड़ी बहुत भी परिपक्वता है, वो परिपक्वता वाला व्यक्ति, परिपक्व व्यक्ति आसानी से सहज बुद्धि के विश्वासों को विश्वास करेगा। लेकिन जिसके अंदर बचपना है, जो बच्चा है जिसके अंदर बचपना है, जिसका बुद्धि विकसित नहीं हो पाया है, वह सामान्य बुद्धि की सहज बुद्धि के विश्वासों पर, विशेषता पर उसका फोकस नहीं कर पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा। दूसरी बात, ये विश्वास आद्य हैं, प्रिमिटिव हैं। जो सहज बुद्धि है, सहज बुद्धि का ज्ञान है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस अद्यतन है, ठीक है, आद्य है, प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव कहने का मतलब है कि भाई आद्य है का मतलब यह है कि आज और अभी है, आज और अभी है, या फिर सनातन रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। आदमी को प्यास लगता है तो प्यास लगता है, आदमी का आंख फड़कता है तो आज फड़कता है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो सहज बुद्धि है, सहज बुद्धि का जो विश्वास है वह प्रिमिटिव है, आद्य है, आज है और अभी है और समक्ष है, आपके सामने है, इसमें किसी प्रकार का और सिद्ध करने की बात नहीं है। ज्ञान का माध्यम निश्चित नहीं है साक्षात ज्ञान से, ज्ञान का माध्यम जो है निश्चित नहीं है साक्षात ज्ञान से, ज्ञान का माध्यम जो है निश्चित नहीं है। कैसे निश्चित नहीं है? तो साक्षात ज्ञान से निश्चित नहीं है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ज्ञान का माध्यम निश्चित नहीं है, यानी मूर्ख जो है ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में एक निश्चित विधा को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि किसी विधा से, किसी विधा के ज्ञान के विशेष ज्ञान से प्राप्त किया जाता है, जबकि सामान्य ज्ञान के विषय में विश्वास साक्षात ज्ञान होते हैं, उसके लिए किसी प्रकार की विधा की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा यहां पर बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, इनका ज्ञान नहीं होता बल्कि अवबोध होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। हम जैसे कि गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध के संदर्भ में हम लोग कहते हैं कि उनको ज्ञान का बोध हुआ था। बोध मतलब उन्होंने साक्षात उस चीजों को जाना था, है ना, चीजों को फील किया था। तो इसको हम पुस्तक से पढ़ेंगे या संसार सीखेंगे, ज्ञान कहलाता है। लेकिन अवबोध मतलब अनुभव की बात होती है, अवबोध मतलब अंडरस्टैंडिंग, अनुभव की बात होती है। तो इसका विश्लेषण नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव जो है, अनुभव नितांत अकेले में होता है, नितांत जो है वह स्वतंत्र है, नितांत स्वतंत्र है। उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? उदाहरण के लिए आपने किसी को आपने जीवन में कुछ ऐसा अनुभव किया है कि आप उसको बता नहीं सकते, लेकिन केवल आप तक उसको है, आप तक सीमित है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसीलिए कहा गया है कि इसका ज्ञान नहीं होता बल्कि अवबोध होता है। जो सहज बुद्धि का विश्वास है, इसका क्या होगा? इसका ज्ञान नहीं होता, इसका अवबोध होता है, इसका बोध होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में जानना, निश्चय, सत्यता इत्यादि शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से ही होता है, दार्शनिक या ज्ञान मीमांसा संबंध में नहीं। तो सहज बुद्धि के विश्वास के संदर्भ में कहा गया है कि जब भी हम जानना, निश्चय, सत्य इत्यादि शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसका प्रयोग सामान्य रूप में कहेंगे, किसी दार्शनिक या ज्ञान मीमांसी अर्थ में उसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली बात ये कह रही है कि भाई इसकी अभिव्यक्ति साधारण भाषा, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में होती है, दार्शनिक या आकारिक भाषा में नहीं। जब भी सहज बुद्धि की हम बात करते हैं, कॉमन सेंस की बात करते हैं, तो कॉमन सेंस की अभिव्यक्ति, कॉमन सेंस जब को उसको प्रेजेंट किया जाएगा, कॉमन सेंस को बताया जाता है, तो कॉमन सेंस जो है इसकी अभिव्यक्ति साधारण भाषा में होती है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में होती है, दार्शनिक या आकारिक फॉर्मल भाषा में नहीं। कॉमन सेंस ऐसा है, कुल मिलाकर के ऐसा मान के चलो कि चीजों को सरल से सरल तरीके से समझने का प्रयास करना ही क्या है? कॉमन सेंस है, सहज बुद्धि है। तो सहज बुद्धि जो है ऑर्डिनरी लैंग्वेज में होता है, उसके लिए किसी तत्वमीमांसी भाषा, दार्शनिक भाषा की आवश्यकता हमें नहीं है। इस बात को जी ई मूर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक। अच्छा, इसके बाद हम देखो, इसके बाद हम जानना चाहते हैं रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म, रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म, यानी कि
प्रत्ययवाद का खंडन किस प्रकार से जी.ई. मूर के द्वारा किया गया? प्रत्ययवाद का खंडन जी.ई. मूर के द्वारा किस प्रकार से किया गया, इसको हम लोग समझना चाहते हैं। तो इनका एक बुक है, बुक का नाम क्या है? देखो, बुक का नाम है प्रत्ययवाद का खंडन। तो प्रत्ययवाद के खंडन में ये प्रत्ययवाद का प्रतिनिधि किसे मानते हैं? बर्कले को। बर्कले को, और बर्कले को प्रत्ययवादी विचारधारा का प्रतिनिधि मान के इनके ही विचारों को, जो सत्ता दृश्यता है, इज ईस्ट प्रिंसिपी, जो इनका कथन है सत्ता ही दृश्यता है, इसी का ये विरोध करते हैं, है ना। और अन्य जो दार्शनिक हुए हैं, अन्य दार्शनिकों का विरोध नहीं करते। स्पेशली ये टारगेट कर लिए हैं किसको? बर्कले को। जी.ई. मूर टारगेट करते हैं बर्कले को, और बर्कले को टारगेट करते हुए कहते हैं, इनको प्रत्ययवाद का प्रतिनिधि मानते हैं। प्रत्ययवाद का प्रतिनिधि मानते हुए इनके स्टेटमेंट, इनके कथन का जो है सत्ता दृश्यता है पर अपना अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए कहते हैं कि जो प्रत्ययवाद का जो खंडन है, प्रत्ययवाद के प्रतिनिधि बर्कले सत्ता दृश्यता है का खंडन मैं करता हूं। ज्ञान और ज्ञाता और ज्ञेय स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। इंटरनल रिलेशंस को दर्शाने का प्रयास करता है। सत्ता दृश्यता है का मतलब क्या समझे? सत्ता दृश्यता है मतलब कि जो सत्ता है वह रियलिटी है, उसमें किसी प्रकार का कोई छिपाने वाली बात नहीं है। ज्ञाता और ज्ञेय स्वतंत्र नहीं है। अगर आप इस पेन को पेन है बोल रहे हो और आप जानने वाले हो, तो आप जानने वाले मतलब नोअर हो, ज्ञाता हो गए। और इस वस्तु को अगर आप जान रहे हो तो ये क्या हो गया? ज्ञेय हो गया, और ये जानने वाला ज्ञाता हो गया। तो ज्ञाता और ज्ञेय ये स्वतंत्र नहीं है, इंटरनल रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में क्या है? इंटरनल रिलेशनशिप है, आंतरिक संबंध है। इसी आंतरिक संबंध को सत्ता दृश्यता है के संदर्भ में कहा गया है। बर्कले प्रत्ययवाद का प्रतिनिधि, बर्कले को क्या माना गया है? प्रत्ययवाद का प्रतिनिधि माना गया है। अच्छा, जो बुक है प्रत्ययवाद का खंडन, इसमें दो युक्तियां प्रमुख रूप से बताई जाती हैं। ये दो युक्तियां कौन कौन सी हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, कि प्रत्ययवाद के खंडन के संदर्भ में दो युक्तियां प्रमुख रूप से कौन कौन सी हैं। एक तो तार्किक युक्ति है और दूसरा ज्ञान मीमांसीय युक्ति है। पहला क्या है? तार्किक युक्ति है, और दूसरा क्या है? देखो, ज्ञान मीमांसीय युक्ति है, ठीक है। तो जो दो प्रमुख युक्तियां हैं, ये युक्तियां किसको दर्शाएगा भाई? प्रत्ययवाद के खंडन को दर्शाने का प्रयास करेगा। तो ये जो दो प्रमुख युक्तियां हैं, दो प्रमुख युक्तियां, एक तो लॉजिकल युक्ति है और दूसरा है एपिस्टेमोलॉजिकल युक्ति, यानी कि तार्किक युक्ति लॉजिकल आर्गुमेंट और दूसरा एपिस्टेमोलॉजिकल आर्गुमेंट, तार्किक युक्ति और ज्ञान मीमांसीय युक्ति। क्लियर? तो जो तार्किक युक्ति है ना, तार्किक युक्ति क्या करता है? तार्किक युक्ति मूल रूप से एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है ज्ञान को, नॉलेज को, या सोर्स ऑफ नॉलेज को। किस माध्यम से सोर्स ऑफ नॉलेज हो सकता है, नॉलेज को किन आधारों पर जाना जा सकता है। वहीं ज्ञान मीमांसा युक्ति क्या करता है ना, ज्ञान की प्रक्रिया को बताने का प्रयास करता है, किन किन माध्यमों से हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और तार्किक युक्ति क्या करेगा? ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, किसके माध्यम से? ज्ञान मीमांसा युक्ति के माध्यम से। तो उस पर विश्लेषण करने हैं, है ना, उस पर एनालिटिकल एनालिटिकल पार्ट ऑफ नॉलेज है, यानी कि लॉजिकल आर्गुमेंट है। लॉजिकल आर्गुमेंट के माध्यम से पहली बात तो ज्ञान की प्रक्रिया को हमें समझने की आवश्यकता है, प्रोसेस ऑफ नॉलेज को समझने की आवश्यकता है, और दूसरा उस ज्ञान जो प्राप्त किया गया है उस पर एनालिटिक विश्लेषण करने की जरूरत है, उसको समझने की आवश्यकता है, उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से इन दोनों के आधार पर प्रत्ययवाद का खंडन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जी.ई. मूर। आगे बढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म किस प्रकार से किया गया है, आलोचना किस प्रकार से किया गया है, इस आलोचना को भी हम लोग को जान लेना चाहिए, आलोचना को भी समझ लेना चाहिए। जी.ई. मूर जो हैं, जिस प्रकार से वस्तुवाद और रियलिज्म को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, वास्तववाद, यथार्थवाद, रियलिज्म, वस्तुवाद, जिस भी आप ऑब्जेक्टिविज्म भी आप कह सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्रिटिसिज्म किसने किया, क्रिटिसाइज किसने किया है? तो मूल रूप से क्रिटिसाइजर की बात करें तो पहले हैं क्वाइन। ठीक है, पहले कौन है? क्वाइन। क्वाइन क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि मूर की तार्किक युक्ति विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक कथन के भेद
पर टिकी है, दोनों में केवल मात्रात्मक अंतर है, गुणात्मक अंतर नहीं है। एक तरफ आप कहते हो विश्लेषण या संश्लेषण सिंथेटिक स्टेटमेंट या एनालिटिक स्टेटमेंट को हम कंपेयर करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सिंथेटिक एंड एनालिटिक जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो इसमें तो कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस समझ में नहीं आता, हमको केवल क्वांटिटेटिव मेजर समझ में आता है, क्वांटिटेटिव डिफरेंस समझ में आता है। केवल आप मात्रा में अंतर कर रहे हो, संश्लेषणात्मक कह दे रहे हो, एक बार आप विश्लेषणात्मक कह दे रहे हो, तो मात्रा में बस अंतर है, गुणात्मक तो किसी प्रकार का अंतर है नहीं। आप एक तरफ ज्ञान मीमांसा का कहीं ना कहीं जो है विरोध करते हो, ज्ञान मीमांसा का या तत्व मीमांसा जो है उसका आप विरोध करते हो ज्ञान के माध्यम के रूप में, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे तो विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक कथन में किसी प्रकार का कोई गुणात्मक अंतर हमें नजर में नहीं आता है। इस नाम से इसका रिफ्यूटेशन किया जाता है, इसका आलोचना किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। किसके द्वारा क्रिटिसाइज किया जाएगा? क्वाइन के द्वारा। स्टेज जो है ना अपने एक आर्टिकल वस्तुवाद के खंडन द रिफ्यूटेशन ऑफ रियलिज्म, द रिफ्यूटेशन ऑफ रियलिज्म में इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे, द रिफ्यूटेशन ऑफ रियलिज्म, वस्तुवाद के खंडन में बताने का प्रयास करेंगे कि भाई कोई भी पूर्ण सिद्ध नहीं है, कोई भी पूर्ण सिद्ध नहीं है। चाहे वस्तुवाद की बात करो, चाहे प्रत्ययवाद की बात करो, चाहे आप वस्तुवाद की चर्चा कर लो, रियलिज्म की, चाहे आइडियलिज्म की बात करो, कोई भी अपने आप में पूर्ण सिद्ध नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं आप उसका आलोचना कर रहे हो। आलोचना होता ही क्यों? क्रिटिसिज्म होता ही क्यों? अगर पूर्ण सत्य होता तो क्रिटिसिज्म होने की तो बात ही नहीं थी। पूर्ण सत्य नहीं है, इसी नाम से क्रिटिसाइज होता है ना। तो चाहे वस्तुवाद की बात करिए, चाहे प्रत्ययवाद की बात करिए, पूर्ण सत्य पूर्ण सिद्ध नहीं हो सकता। इसमें किसी न किसी प्रकार का जो है आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा। इसकी जो यथार्थता है, यथार्थता पर प्रश्न चिन्ह लगता रहेगा, क्योंकि कोई भी बात पूर्ण सत्य नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वस्तुवाद और वस्तुवाद को जी.ई. मूर ने समझाने का प्रयास किया है। और जी.ई. मूर जो जॉर्ज एडवर्ड मूर के नाम से जाने जाते हैं और इंग्लैंड के ये फिलोसोफर रहे हैं। इंग्लैंड के फिलोसोफर जी.ई. मूर ने यथार्थवाद, वास्तववाद या वस्तुवाद को स्थापित करने का प्रयास किया। और इसके किसके विरोध में? मूल रूप से हम देखें तो प्रत्ययवादी जो मेटाफिजिकल आइडियलिज्म है, तत्वमीमांसीय जो विचारधारा है ना, विश्लेषणात्मक जो तत्व मीमांसा है, उसका इन्होंने विरोध किया। बर्कले की विचारधारा सत्ता ही दृश्यता है का भी इन्होंने विरोध किया था और अपने विचार को वहां प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि प्रत्ययवाद गलत है, प्रत्ययवाद पूर्ण सत्य नहीं, गलत तो नहीं कहा, पूर्ण सत्य नहीं है। रियलिज्म जो यथार्थवाद, वास्तववाद, जो सहज बुद्धि से हमें कॉमन सेंस से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही यथार्थ है, ऐसा इन्होंने समझाने का प्रयास किया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत जो वास्तववाद, यथार्थवाद, रियलिज्म, ऑब्जेक्टिविज्म, वस्तुवाद की जो विचारधारा है ये समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।